नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा को बताऊँगी और उससे संबंधित जो हमारा फार्मूला होता है उसको भी बताऊँगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, तो देखिए दोस्तों, आवेश किससे कहते हैं या वैद्युत आवेश किससे कहते हैं, तो वह सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वैद्युत आवेश हमारा पहला है, तो इसमें लिखेंगे आप लोग वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। वैद्युत आवेश द्रव्य या पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। देखिए दोस्तों, वैद्युत आवेश का परिभाषा हो जाएगा वैद्युत आवेश द्रव्य या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। अब देखिए दोस्तों, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। देखिए दोस्तों, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश होता है। फिर हमारा अगला है, देखिए दोस्तों, धनावेश वह होता है जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश को हम धनावेश कहते हैं। धनावेश हो जाएगा किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, और ऋणावेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम ऋणावेश कहते हैं। फिर हमारा अगला दिया है आवेश संरक्षण का नियम। तो देखिए दोस्तों, यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। तो आवेश संरक्षण का नियम हो जाएगा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आवेश संरक्षण का नियम हो जाएगा आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे केवल एक रूप से हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, उसका मात्रक और उसका फार्मूला भी पूछ लेता है, और कभी कभी तो बीमा भी पूछ लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको सब बताऊंगी, इसका मात्रक, बीमा और इसका फार्मूला। तो पहले मैं आप लोगों को इसका परिभाषा बता देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान Q। तो देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा F अपान Q। इससे हम परिभाषा कह सकते हैं बल तथा आवेश की अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q हो जाएगा। और जहां हम लिखेंगे, जहां E हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और F हमारा बल है, F बल है, और Q आवेश है, Q वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला आवेश, और F विद्युत बल पर उत्पन्न बल है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और F और Q का मात्रक कूलम।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। यदि दोस्तों इसका बीमा बताएं तो बीमा हो जाएगा, बीमा हम निकालेंगे तो देखिए दोस्तों बल का बीमा होता है m/L/T⁻²। और हमारा आवेश का बीमा हो जाएगा, आवेश का बीमा AT होता है, आवेश का बीमा हमारा AT होता है। तो इसका बीमा हो जाएगा M/L/A-1 और T-3 हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि बीमा भी पूछे तो बीमा हो जाएगा, देखिए दोस्तों आवेश का हमारा बल का बीमा हो जाएगा M/L/T-2 और हमारा आवेश का बीमा AT होता है, आवेश का बीमा AT। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो जाएगा M/L/A⁻⁻1 और T-3 हो जाएगा, M/L/A⁻T-3। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह बीमा हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला F=F/Q। और देखिए दोस्तों जहाँ पर E हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है और Q आवेश है। यदि इसका सदिश रूप पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, तो दोस्तों सदिश रूप हो जाएगा, सदिश रूप वेक्टर E = वेक्टर F/Q, वेक्टर E = हो जाएगा वेक्टर F/Q, इसका सदिश रूप हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप पूछे तो वेक्टर E = वेक्टर F/Q हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, फार्मूला, बीमा और मात्रक समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं एक बार आप लोग को फिर से बता देती हूँ। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कहा, तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। अब देखिए दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है F/Q। और जहाँ पर E हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बल और Q आवेश है। और यदि हम इसका मात्रक निकाले तो मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब हम इसका बीमा निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बल की बीमा हमारा हो जाएगा M/L/T-2 और आवेश का बीमा AT होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो जाएगा M/L/A⁻⁻1 T-3, M/L/A⁻⁻1 T-3। और दोस्तों यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप पूछे तो हो जाएगा वेक्टर E = वेक्टर F/Q, वेक्टर E = वेक्टर F/Q हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा मात्रक और आप लोगों को उसकी बीमा भी बता दिया, फार्मूला भी बता दिया। अब हम आगे आप लोगों को बताते हैं। तो हमारा अगला क्या टॉपिक, तो अगला हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो देखिए दोस्तों कूलाम का नियम भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए है। उसमें पूछा जाता है कि बोर्ड एग्जाम कूलाम का नियम बताइए और उसको प्रूव कर दीजिए। कूलाम के नियम से जो बल में संबंध होता है, कूलाम के नियम को प्रूव कीजिए। तो दोस्तों देखिए कूलाम के नियम हमारा हो जाएगा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल F दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F = हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और हमारा फिर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K × Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो दोस्तों इसे मैं सिद्ध करके आप लोग को बता देती हूँ कि कूलाम के नियम को सिद्ध कैसे किया जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पे हेडिंग डाला कूलाम का नियम, तो इसमें हम लिखेंगे इन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला किन्हीं दो आवेशों के बीच
आवेशों के बीच कार्य करने वाला कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के मात्राओं के गुणनफल के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती उसको हम कह सकते हैं। दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम हो जाएगा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा एक बिंदु आवेश है। यहाँ पर हमारा प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू बिंदु आवेश है। यह हमारा बिंदु ए है और यह हमारा बिंदु बी है और इनकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारा आर मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा आर मीटर है। तो इन्हीं पर हमें यह बल कार्य कर रहा है। जैसे यह बल हमारा कार्य कर रहा है इस पर। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। देखिए इसमें क्या हम आकर्षण मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती कार्य करने वाला। देखिए अब हम लिखेंगे परिभाषा अनुसार इसे हम प्रूव करेंगे। कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है उससे हम प्रूव करेंगे। तो परिभाषा अनुसार हमारा क्या कहा है कि दो बिंदु आवेशों पर कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यह हमारा Q1 है और यह हमारा Q2 है, तो प्लस में हो जाएगा। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमारा अगला क्या कहा है कि तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो यह बल है, इनके बीच की आवेशों के बीच की दूरी जो हमारा आर मीटर है, इसी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई एक नियतांक लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू, यहाँ पे हम के नियतांक लगा देंगे K इंटू Q1 Q2/r²। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा K बराबर हो जाएगा 1/4πε0 यही हमारा K बराबर होगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा कूलाम के नियम का
निगमन हमने कर दिया है। कूलाम के नियम का फार्मूला यही हमने इसको प्रूव कर लिया कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही हमें कूलाम के नियम से इसी फार्मूले को प्राप्त करना था। तो मैंने आप सभी लोगों को कूलाम के नियम से इस फार्मूले को प्राप्त कर ले। अब दोस्तों हम इसमें प्रयुक्त संकेतों को के अर्थ को जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ F बराबर F साइलिन बराबर Q1 Q2 बराबर और R बराबर। तो देखिए दोस्तों, F हमारा बल है, F बल है और F साइलिन निर्वात की वैद्युतशीलता है। F साइलिन हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता। F साइलिन है निर्वात की वैद्युतशीलता। और हमारा Q1 Q2 है आवेश, Q1 Q2 आवेश है और R है बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। R है बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए दोस्तों, 1/4πε0 का मान होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4πε0 का मान। तो देखिए दोस्तों, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और देखिए दोस्तों, ε0 का मान होता है, इसको हम ε0 पढ़ते हैं, तो ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ε0 का मान हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक पूछ लेगा, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता क्या रहेगा, तो आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन को ही हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि पूछे कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यदि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक पूछे तो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसका बीमा भी पूछता है, तो बीमा हमें इसका निकालते हैं, तो बीमा बराबर हो जाएगा, बीमा बराबर, तो देखिए दोस्तों, कूलाम का होता है, कूलाम मतलब आवेश हो जाए, तो आवेश A² T² और बटे में, अब न्यूटन, न्यूटन मतलब बल हो जाएगा, बल का ML T-2 होता है और मीटर का तो L² हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब यह ऊपर जाएगा तो M-1 L-3 A2 और T4 हो जाएगा। तो इसका बीमा निकल के आ जाएगा M-1 L-3 A⁴ और T⁴ हो जाएगा। इसका बीमा हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का बीमा हो जाएगा M⁻⁻1 L-3 A⁴ और T⁴ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को कूलाम का नियम बताया और कूलाम के नियम के फार्मूले का डेरिवेशन भी आप लोग को करना बता दिया और उससे जो संबंधित हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो देखिए दोस्तों, कूलाम के नियम में लिखेंगे आप लोग, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं की गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक बिंदु आवेश बनाया Q1 तथा Q2 और बिंदु A तथा B है और आवेश हमारा Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी R मीटर है। बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हमारा R मीटर है। तो परिभाषा अनुसार हो जाएगा, हमें परिभाषा में कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि हो जाएगा या प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसकी आगे कहा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि हो जाएगा या प्रोपोर्शनल 1/r², तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों हमारा समीकरण 1 बन गया, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और समीकरण 2 यह प्रोपोर्शनल 1/r²। अब देखिए दोस्तों हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब देखिए दोस्तों जब प्रोपोर्शनल हटता है तो हमारा कोई कांस्टेंट लगता है और कि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे के बराबर कांस्टेंट, कि हमारा कांस्टेंट है। तो ये अब जब हटेगा प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा के, तो यह बराबर हो जाएगा के इंटू Q1 Q2/r²। अब देखिए दोस्तों के का मान होता है, के की जगह पर 1/4πε0 रखा जाता है, तो के बराबर हो जाएगा 1/4πε0 हम रख देंगे, तो हो जाएगा यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही देखिए दोस्तों हमें कूलाम के नियम से यही हमें प्रूव करना था कि यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए दोस्तों इसमें हम प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानते हैं, तो हम लिखेंगे जहाँ F बल है और ε0। देखिए दोस्तों इसको हम ε0 या ε0 पढ़ेंगे, तो ε0 होता हमारा, इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और Q1 और Q2 हमारा बिंदु आवेश है और R बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। अब देखिए दोस्तों 1/4πε0 का मान हम जानेंगे, तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और यह ε0 का मान पूछे तो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 का मान पूछे तो हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दोस्तों यदि इसका मात्रक पूछे तो ε0 का मात्रक हो जाता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखिए दोस्तों इसकी बीमा पूछे तो बीमा हो जाएगा m⁻⁻1 l-3 a⁻2 और t⁻4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसकी बीमा हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻3 e⁻2 और t⁻4। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को कूलाम का नियम, उसकी सूत्र का निगमन और उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ और मान पता चल गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आप लोग को आज बिंदु आवेश संरक्षण के नियम को और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम का नियम बताया। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्या है, बिंदु आवेश की कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो देखिए दोस्तों बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की फार्मूला होता है E = 1/4πε0 × Q/r²। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। फिर हमारा अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा Q × 2L, और P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है और 2L हमारा उनके बीच की दूरी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा P बराबर फार्मूला Q × 2L। फिर हमारा अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। तो देखिए दोस्तों कार्यरत बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा। बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा। और यदि पूछे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का सदिश रूप, तो सदिश रूप टाउ बराबर हो जाएगा टाउ बराबर Pe हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।